नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तो हम सबके अपने अपने गुरु डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर, सभी मास्टर्स, होम्योपैथी के पिलर्स, अपने टीचर्स और माता पिता के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा बंगलिंग ऑफ नॉन हीलिंग आर्ट, और फिर एक लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फॉल्स क्रॉनिक डिजीज होते हैं। तो आज हम समझेंगे एपिसोड नंबर 70। The true natural chronic diseases are those that arise from a chronic miasm. तो सच्चे जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं वो कौन से होते हैं? जो क्रॉनिक मायाजम से अराइज होते हैं। Which when left to themselves, जब उसको छोड़ दिया जाता है, and unchecked by the employment of those remedies that are specific for them, always go on increasing and growing worse. उसकी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं उसमें से कोई दवाइयों से उसको अनचेक नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता, तब तक वो अपने आप वो बढ़ता रहता है और बदतर स्थिति में चला जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग द बेस्ट मेंटल एंड कॉर्पोरियल रेजिमेंट, चाहे कितना भी अच्छा मेंटल या बॉडी का आप ध्यान रखो, मन का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, इसके उपरांत अगर वाइटल फोर्स या फिर क्रॉनिक मायरिज्म को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो भी इन सब के साथ भी ये साल साल दर साल वो बढ़ता ही रहता है। एंड टॉर्मेंट द पेशेंट टू द एंड ऑफ हिज लाइफ विथ एवर एग्रावेटेड सफरिंग, और मनुष्य के जीवन के अंत तक उसको उस दर्दी को परेशान करता रहता है और हमेशा एग्रावेटेड बीमारियां लेके आ जाता है। These accepting those produced by malpractice, medical malpractice, aphorism number 74, ये 76 में ऐड किया हुआ है। 70 सॉरी, ये सिक्स एडिशन में ऐड किया हुआ है कि एक्सेप्टिंग दोज प्रोड्यूस्ड बाय मेडिकल malpractice, यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। उसके अलावा these are the most numerous and greatest scourges of the human race, ये असंख्य और काफी ऐसी बीमारियां है ह्यूमन जाति की, और अभिशाप है, महान अभिशापों में से है ये सब बीमारियां। फॉर द मोस्ट रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मजबूत इंसान होगा, मजबूत शरीर होगा तो भी द बेस्ट रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग, और आप कितना भी अच्छे से रहन सहन कर लो, एंड द मोस्ट वाइगरियस एनर्जी ऑफ वाइटल फोर्स की कितनी भी ज्यादा ताकत हो, आर इनसफिशिएंट फॉर देयर इरेडिकेशन, इसके खत्म करने के लिए ये सब कुछ सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप सोचो कि भाई इसको कैसे मैं अच्छा कर सकूं, जब तक आप उसकी दवाइयां नहीं करेंगे, उसकी स्पेसिफिक दवाई नहीं देंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन की, तब तक उसकी बीमारियां, ये सब करने के बावजूद अच्छा रहन सहन से मजबूत इंसान, आप मेडिटेशन से कितनी भी एनर्जी इकट्ठा कर लो वाइटल फोर्स की, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। इसको इरेडिकेशन के लिए सब इनसफिशिएंट है। हाँ, अगर आप इसके साथ दवाइयां देंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे होम्योपैथी की, तो ये सब मिलके एकजुट होके काम करेगा तो इसको खत्म किया जा सकता है। इसमें है एक फुटनोट, ड्यूरिंग द फ्लोरिशिंग ईयर्स ऑफ यूथ एंड विद द कमेंसमेंट ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जॉइंड टू अ मोड ऑफ लाइफ बेनिफिशियल टू साउल हार्ट एंड बॉडी, दे रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर्स। युवानी की युवान अवस्था में, जब हम युवान होते हैं, एकदम हम कहते हैं एनर्जेटिक होते हैं, जब हम हाई स्पिरिटेड होते हैं, और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, यानी कि प्यूबर्टी से लेके जो हमारी हमारी एनर्जेटिक ईयर्स होते हैं, उस अवस्था में वो सब ज्वाइन करता है हमारे साउल हार्ट एंड बॉडी की बेनिफिशियल के लिए, मेंस्ट्रुएशन या फिर प्यूबर्टी ज्वाइन होती है। तो इन सब के दरमियान ये जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, क्रॉनिक मायरिज्म होता है,
वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, वो अनरिकॉग्नाइज रह जाता है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस मायाजम से इन्फेक्टेड है। Those afflicted appeal in perfect health to their relatives and acquaintances, and the disease that was received by infection or inheritance seems to have wholly disappeared. और ये जो परफेक्ट हेल्थ की जो अपील हम करते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हेल्थ में हूँ, हम अपने रिलेटिव्स या पेशेंट, अपने रिलेटिव्स, अपने आजू बाजू वाले सबको बताते हैं कि वो तो परफेक्ट हेल्थ में है। और डिजीज जो इन्फेक्शन या इनहेरिटेंस से वो रिसीव कर रहा है, बराबर, यहाँ पर हनुमान सर ने लिखा हुआ है इनहेरिटेंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हम काफी सारी बीमारियां अपने इनहेरिटेंस से लेके आते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक्स में पड़ी हुई होती है। सीम्स टू वॉली डिसअपियर, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ नहीं है, जैसे पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कैंसर की या टीबी की हिस्ट्री हो, लेकिन हमें कुछ नहीं है, या पॉलीसिस्टिक किडनी की हिस्ट्री हो, लेकिन वो हमें सब कुछ नहीं होता है, सिकेरी की हिस्ट्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अवस्था में हमें कुछ नहीं है, सब कुछ गायब है। बट इन लेटर ईयर्स, लेकिन आखिर के टाइम में, यानी कि कुछ सालों के बाद, आफ्टर एडवर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ, लाइफ की एक ऐसी इवेंट्स या कंडीशंस जो प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, यानी कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ तो अनिश्चित है, लाइफ तो ऐसे ही चलने वाली है, कभी कभी धूप कभी छाव, तो ऐसा ही चलने वाला है। तो इस एडवर्स इवेंट्स में जब भी धूप आएगी तब वो एडवर्स इवेंट्स मानते हैं। तो ऐसी इवेंट्स के बाद, कुछ सालों के बाद, जब ऐसी इवेंट्स, ऐसी कंडीशंस लाइफ में आएगी, they are sure to appear new and develop the more rapidly and assume a more serious character in proportion as the vital principle has become disturbed by debilitating patience, worry, and care, but especially when disordered by inappropriate medicinal treatment. और जब बाद में ये सब होगा तो वो दिखेगा, श्योरली दिखेगा, खातरी से दिखेगा कि एक नई एक नई डेवलप हुई एक नई बीमारी आ गई, एक एक झड़पी से वो डेवलप हो जाता है, एंड एज्यूम अ मोर सीरियस कैरेक्टर। वाइटल प्रिंसिपल चाहे कितना भी था, लेकिन जितना वाइटल प्रिंसिपल दबा हुआ होगा डेबिलिटेटिंग पेशेंस से, यानी कि दिन रात काम किया युवान अवस्था में, तो उससे वाइटल प्रिंसिपल क्या दब जाता है, वीक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जितना डिस्टर्ब होगा, वरी केयर से जितना डिस्टर्ब होगा, उतनी मात्रा में वो सीरियस कैरेक्टर की बीमारी डेवलप हो जाएगी। और खास तौर पे जितनी इन अप्रोप्रिएट मेडिसिनल ट्रीटमेंट होगी, उतनी ज्यादा ये वाइटल प्रिंसिपल दबेगी, डिस्टर्ब होगी, और हम कह सकते हैं कि सकम हो रही है ऐसी ट्रीटमेंट से। तो उतनी सीरियस बीमारियां आने लगेगी। तो आप देखते होंगे कि हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज अब छोटी छोटी उम्र में ये सब होने लगा, अर्ली एज में ये सब आने लगा। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट का यूज, इनअप्रोप्रिएट मेडिसिनल ट्रीटमेंट का यूज हद से ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा भी हो तो तुरंत गोलियां ले लेते, मेडिकल से भी ले लेते। दैट इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट। और थोड़ा सा भी हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एमडी के पास चले जाते हैं, अब तो फैशन हो गई कि हम तो एमडी को ही दिखाते हैं। तो ये सब कितनी गलत चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसी ही नहीं। और वो क्या करते हैं, वो ढेर सारी दवाइयां लिख देते हैं, सिंपल एक दिन के बुखार के लिए 3-4 दवाइयां लिख देते हैं। तो वो सही नहीं है, ऐसी ट्रीटमेंट इंसान की हेल्थ को और कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और उसके इनहेरिटेंस या उसको जो भी लाइफ में घटना घटी, उसके हिसाब से उसके अंदर मोर सीरियस कैरेक्टर की बीमारियां को बढ़ावा दे रहा है। Aphorism number 79, hitherto syphilis alone has been to some extent known as such a chronic miasmatic disease, which when uncured
disease only with the termination of life। तो सिफिलिस एक अब तक जो सिफिलिस अकेला ही ऐसी एक बीमारी थी जिसके बारे में क्रॉनिक को टर्मिनेट करके खत्म होता है। Psychosis, the condylomatous disease, equally ineradicable by the vital force without proper medicinal treatment, was not recognized as a chronic miasmatic disease of a peculiar character, which it nevertheless undoubtedly is. And physicians imagined they had cured it when they had destroyed the growths upon the skin, but the persisting dyscrasia occasioned by it escaped their observation। तो जो ये साइकोसिस भी ऐसी एक क्रॉनिक माइasthmatic बीमारी है जिसके बारे में अभी भी हनुमान सर तक कोई जानता नहीं था कि ये क्रॉनिक माइasthmatic डिजीज है। और वाइटल फोर्स इसको अकेला अपने दम पर खत्म नहीं कर सकता, उसको सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तभी वो क्योर हो सकता है। और फिजिशियन जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है, एलोपैथिक फिजिशियन, वो ये इमेजिन करते हैं कि उन्होंने क्योर कर दिया जब उन्होंने कोई स्किन पर से कोई ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे वार्ड्स या कॉन्डाइलोमेटा हुआ है तो उसको कॉटराइजेशन करके या कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे के उसको ठीक कर दिया, तो वो समझते हैं कि बीमारी सही हो गई। लेकिन ये बीमारी अंदर ही अंदर चलती रहती है और उसके ऑब्जर्वेशन से ये छूट जाता है। Aphorism 80, very important aphorism, incalculably greater and more important than the two chronic miasms just named, however, is the chronic miasm of Sora। अभी हमने जो दो मायाजम की बात की पिछले एफोरिज्म में, उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे महान, इनकैल्कुलेबली महान, यानी कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसा अगिनत महान जो मायाजम है वो है द क्रॉनिक मायाजम ऑफ सोरा, विच वाइल दोज टू रिवील their specific internal dyscrasia, the one by venereal shankle, the other by cauliflower-like growth, does also, after the completion of the internal infection of the wall organism, announced by a peculiar cutaneous eruption, sometimes consisting only of a few vesicles, accompanied by intolerable voluptuous tickling, itching, a peculiar odor, monstrous internal chronic miasm, the sura, the only real fundamental cause and producer of all the other numerous, I may say innumerable forms of disease। तो ये जो सोरा है, सोरा के अलावा जो दूसरी जो बीमारियां है, इंटरनल डिस्क्रेशिया यानी कि क्रॉनिक मायजम है, उसमें से एक अपने आप को वेनेरियल शैंकर और दूसरा कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ से अपने आप को रिवील कर रहा है, यानी कि बाहर दिखा रहा है कि मैं अंदर हूँ। और उसी तरीके से ये सोरा भी उसी तरीके से करता है कि जब भी इंटरनल कंप्लीशन होगी ग्रोथ की, इन्फेक्शन पूरी तरह से अंदर कंप्लीट हो जाए, बाद में अपने पिक्यूलियर क्यूटेनियस इरप्शन बाहर अनाउंस करता है, समटाइम्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ फ्यू वेसिकल्स, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ वेसिकल्स होते हैं, accompanied by intolerable voluptuous itching, tickling itching। ऐसा ऐसा कहते हैं कि मीठी खा जाती है, खुजली आते, मीठी खुजली आती, मीठी मीठी, और खुजला नहीं पड़ता। तो इस तरीके की सोरा की रिप्रेजेंटेशन, प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। एंड अ पिक्यूलियर ऑर्डर, मॉन्स्ट्रस इंटरनल क्रॉनिक मायाजम, द सोरा, द ओनली, सबसे राक्षसी राक्षसी क्रॉनिक मायाजम सोरा, जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फंडामेंटल कोज है एंड प्रोड्यूसर है सभी क्रॉनिक बीमारियों की। और हनुमान सर कहते हैं कि इननंबरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज, असंख्य बीमारियों की जनेता सोरा है, विच अंडर द नेम्स ऑफ नर्वस डेबिलिटी, जिसके अंदर में ये सब बीमारियों के नेम आते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नर्वस डेबिलिटी, हिस्टेरिया। पहले हम समझते थे कि हिस्टेरिया एक सिफिलिटिक बीमारी है, सिफिलिटिक सिम्टम है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये सोरा के अंडर में आता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पहले हम इसको साइकोसिफिलिटिक या सोरोसाइकोटिक समझते थे,
तो ये भी सोरा के अंदर आता है। मेनिया जिसको हम सिफिलिटिक समझते थे वो भी सोरा के अंदर है। मिलेनकोलिया, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी पहले हम इसको साइकोसिफिलिस में ले जाते थे क्योंकि वहां पर इंटेलेक्चुअल इम्परफेक्शन होता है, यानी कि इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। तो उसको हम साइकोसिफिलिटिक में मानते थे, लेकिन वो सोरा के अंदर है। मैडनेस, ये भी सोरा के अंदर है। इपिलेप्सी एंड कन्वर्जन ऑफ ऑल सॉर्ट्स जिसको हम पहले सिफिलिस मानते थे, वो सब सोरा के अंदर में है। सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉन्ड्स मींस रैकिटिस जिसको हम साइकोसिफिलिटिक समझते थे, वो सोरा के अंदर में है। स्कोलियोसिस एंड स्काइफोसिस जिसको हम साइकोसिफिलिटिक समझते थे, वो भी सोरा के अंडर में है। कैरीस जिसको हम प्योर सिफिलिस समझते थे, नेक्रोसिस कैरीस, इस ये भी सोरा के अंडर में है। कैंसर जो प्योर सिफिलिस में आता है या साइकोसिफिलिस में आता है, वो सब सोरा के अंडर में है। फंगस इमेटोड्स इज ऑल्सो सिफिलिटिक इन नेचर, जो हम पैसे पहले जो समझते थे उस तरीके से, लेकिन वो सब सोरा है। नियोप्लाज्म इज ऑल्सो सोरा जिसको हम साइकोसिस या साइकोसिबिलिटिक समझते थे। गाउट इज ऑल्सो साइकोसिस समझते थे, वो सोरा है। हेमरोइड्स साइकोसिस समझते थे, वो सोरा है। जॉन्डिस साइकोसिस समझते थे, वो सोरा है या सोरोसाइकोटिक। साइनोसिस जिसको हम प्योर सिफिलिस समझते थे, वो सोरा है। ड्रॉपसी साइकोसिस समझते थे, वो सोरा है। एमेनोरिया सिफिलिस समझते थे, वो सोरा है। हेमरेज फ्रॉम द स्टमक, नोज, लंग्स, ब्लैडर एंड वूम जिसको हम सोरा समझते सिफिलिस समझते थे, वो सोरा है। ऑफ अस्थमा, अस्थमा जिसको हम साइकोसिस या साइकोसिफिलिटिक समझते थे, वो भी सोरा है। अल्सरेशन ऑफ द लंग सिफिलिस समझते थे, वो सोरा है। इम्पोर्टेंस एंड बैरननेस यानी कि स्टरिलिटी, ये भी सोरा में आता है। माइग्रेन जो सोरोसाइकोटिक या साइकोसिफिलिटिक में हम लेते थे, वो भी सोरा में है। डेफनेस जिसको सिफिलिस समझते थे, वो सोरा है। कैटरेक्ट साइकोसिफिलिटिक समझते थे, वो सोरा है। एमोरोसिस साइकोसिफिलिटिक समझते थे, वो सोरा है। यूरिनरी कैलकुलस साइकोसिस में लेते थे, वो सोरा है। पैरालिसिस सिफिलिटिक समझते थे, वो सोरा है। डिफेक्ट्स ऑफ सेंसेस एंड पेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ काइंड्स एक्सेट्रा, कई कई पेन हमने हमने समझा कि वो एग्जाजरेशन है, यानी कि सोरोसिफिलिटिक का पार्ट है, स्पोटी पेन और इंटॉलरेबल पेन, ये सब वो, लेकिन ये सब सोरा के अंडर में आता है। फिगर इन सिस्टमेटिक वर्क्स ऑन पैथोलॉजी एज पिक्यूलियर एंड इंडिपेंडेंट डिजीज, ये सब एक इंडिपेंडेंट डिजीज या पिक्यूलियर डिजीज के नेम में पैथोलॉजी में लिखा हुआ है, वक्स किया हुआ है। उसकी एक फुटनोट पढ़ लेते हैं, फिर हम आज के दिन को स्थगित करेंगे। फुटनोट दी है इननंबरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज, यानी सोरा को समझाने के लिए। I spent 12 years in investigating the source of these incredibly large number of chronic affections, in ascertaining and collecting certain proofs of this great truth, which had remained unknown to all former and contemporary observers, and in discovering at the same time the principal antisoric remedies, which collectively are nearly a match for this thousand-headed monster of disease in all its different developments and forms. मैंने 12 साल बिता दिए ये इनक्रेडिबली जो लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन है उसकी सोर्स को ढूंढने के लिए मैंने 12 साल बिता दिए। इन एसरटेनिंग एंड कलेक्टिंग सर्टेन प्रूफ्स ऑफ दिस ग्रेट ट्रूथ, हनुमान सर ने ये सत्य तो 2 साल में ही पता लगा दिया था, लेकिन इस महान सत्य को के और प्रूफ और इकट्ठा करने के लिए, उसको एसरटेन करने में दूसरे 10 साल बिता दिए। विच हैड रिमेन्ड अननोन टू ऑल फॉर्मर एंड कंटेम्पररी ऑब्जर्वर्स, पहले के और मेरे जो भी फॉलोअर्स है उनके ऑब्जर्वर में से ये सब किसी को पता नहीं है, ऐसा है। एंड इन डिस्कवरिंग एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ उसकी दवाइयों के बारे में भी हनुमान सर ने डिस्कवरी की उन 12 सालों में, जिसका नतीजा हमारे सामने है। द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय डॉक्टर सैमुअल हनुमान सर। उसमें उन्होंने उसकी नेचर के बारे में लिखा, उसकी क्योर के बारे में लिखा और उसकी दवाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है। विच कलेक्टिवली आर नियरली अ मैच फॉर दीज थाउजेंड हेडेड मॉन्स्टर ऑफ डिजीज, ये जो
हजार सिर वाले जो जो राक्षस है, यानी कि सोरा जिसकी बात करें, उसकी नियरली मैच है ये सब दवाइयाँ जो हनुमान सर ने दी है। ऑल इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स, सभी उसके फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स के लिए ये जो दवाइयाँ है हनुमान सर की, जो 64 या ऐसी कुछ दवाइयाँ है एंटीसोरिक दवाइयाँ, वो एकदम परफेक्ट मैच है ऐसा। परफेक्ट नहीं कह सकते, नियरली अ मैच है ऐसा हनुमान सर कहते हैं। आई हैव पब्लिश्ड माई ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस सब्जेक्ट इन द बुक एंटाइटल्ड द क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज में ये हनुमान सर ने उसका ऑब्जर्वेशन पब्लिश किए हुए हैं। Before I had obtained these knowledge, I could only treat the whole number of chronic diseases as isolated individual maladies with those medicinal substances whose pure effects had been tested on healthy persons up to that period. तो ये जो क्रॉनिक डिजीज में हनुमान सर ने जो बुक में लिखा, उसके पहले हनुमान सर ने ये नॉलेज ऑब्टेन किया, पाया कि कैसे वो इस क्रॉनिक बीमारियों की जो असंख्य काफी सारी बीमारियां हैं उसको ट्रीट कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रीट कर सकते थे एज अ आइसोलेटेड इंडिविजुअल मेलेडीज, एक एक इंडिविजुअल बीमारी के स्वरूप में वो ट्रीट कर सकते थे विद दोज मेडिसिनल सब्सटेंसेस व्हिच प्योर इफेक्ट्स हैज बीन टेस्टेड ऑन हेल्दी पर्सन्स अप टू दैट पीरियड। उस समय तक जो भी दवाइयाँ जानकारी थी हनुमान सर को, उससे वो कैसे ठीक कर सकते थे वो उन्होंने पहले समझा जाना। So that every case of chronic disease was treated by my disciples according to group of symptoms it presented, just like an idiopathic disease। और इसीलिए इसी तरह से हर एक केस, ऐसी क्रॉनिक बीमारियों का हर एक केस मेरे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे अनुयायी के द्वारा ट्रीट किया जा सके जाता था कि ग्रुप ऑफ सिम्टम के बेस पे जिस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, यानी कि एक इडियोपैथिक डिजीज की तरह उसको ट्रीट किया जाता था। एंड इट वाज ऑफन सो फॉर क्योर्ड दैट सिक मैनकाइंड रिजॉइस्ड एट द एक्सटेंसिव रेमेडियल ट्रेजर्स ऑलरेडी अमास्ड बाय द न्यू हीलिंग आर्ट। और ये लगातार ऐसा होता था कि अ, कई सारे लोग, यानी कि जो सिक मैनकाइंड है, वो आनंद लेती थी क्योर होके कि ये जो एक्सटेंसिव रेमेडियल जो खजाना मिला इस नए हीलिंग आर्ट के द्वारा, उसमें वो आनंद लेती थी मानवता। हाउ मच ग्रेटर कोज इज देयर नाउ फॉर रिजॉइसिंग दैट desired goal has been so much more nearly obtained, in as much as the recently discovered and far more specific homeopathic remedies for chronic affections arising from psora। How much greater cause is there now for rejoicing that कि इससे और बड़ा कोज आनंद लेने में क्या हो सकता है, कितना बड़ा और आपको कारण चाहिए खुश होने का कि जो आपने आपने गोल की इच्छा रखी थी, वो आपके मनोचित जो आपका गोल है वो आपने पा लिया। तो उससे उससे ज्यादा और किस में आपको खुशी मिलेगी। इन एज मच एज द रिसेंटली डिस्कवर्ड, और ये भी किस में होता है, जितनी ज्यादा होम्योपैथिक दवाइयों की डिस्कवरी होगी उतनी ज्यादा ये क्रॉनिक अफेक्शंस को जो सोरा से अराइज होती है उसको ट्रीट कर सकेगी और उसमें आपको आनंद मिलता रहेगा। And the special instructions for their preparation and employment have been published। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको एम्प्लॉय कैसे किया जाएगा, वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया हनुमान सर ने द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। उसके लिए उसको अगर आपको सुनना हो तो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा। And from among them the true physician can now select for his curative agents those whose medicinal symptoms corresponding the most similar homeopathic manner to the chronic disease he has to cure।
और उसमें से ट्रू फिजिशियन कैसे सिलेक्ट करता है, अपने उस क्योरेटिव एजेंट के लिए सिलेक्ट करता है जिसकी मेडिसिनल सिम्टम्स डिजीज के साथ, क्रॉनिक डिजीज के साथ मोस्ट सिमिलर हो, होम्योपैथिक मैनर में कॉरेस्पॉन्ड करती हो, ऐसी दवाई को वो सिलेक्ट करता है क्योर करने के लिए। And thus, by the employment of antisoric medicines more suitable for these miasm, और इस और इसीलिए एंटीसोरिक मेडिसिन ये एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो ज्यादा सुटेबल होगी इस मायाजम के लिए। ही इज अनेबल टू रेंडर मोर एसेंशियल सर्विस एंड ऑलमोस्ट इनवेरिएबली टू इफेक्ट अ परफेक्ट क्योर। और ये मोर सुटेबल होगी और एसेंशियल सर्विस देगी, सबसे ज्यादा जो हमें काम चाहिए वो इन दवाइयों से होगा, और परफेक्ट क्योर चौकसता के साथ आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिलाने वाला हूँ वो ये है कि हनुमान सर और उनके डिसिपल्स कैसे माइस्मेटिक ट्रीटमेंट करते थे। तो in every case of chronic myasm treated by my disciples according to group of symptom, यानी कि टोटालिटी को लेके वो वो ट्रीट करते थे। यानी कि वो वो जो करते थे वो डायरेक्टली कोई एंटीमाइजमेटिक दवाइयों को चॉइस नहीं करते थे, वो सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम लेते थे, उसमें से कौन सी दवा इंडिकेट होती है जो भी होगी उसमें से वो दवाई सिलेक्ट करते थे जिनके बारे में उनको पता था। और पता था कि ये एक एंटीसोरिक दवाई है, ये एक एंटीसाइकोटिक है, या ये एंटीसिपिलिटिक है, उसके आधार पे वो दवाई चॉइस करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी ऐसा ही करना है। कभी भी ऐसा कि भाई सोरा है तो सल्फर या सोराइनम दे दो, या सिफिलिस है तो मर्क्यूरी या फिर सिफिलिनम दे दो, साइकोसिस है तो थूजा या फिर मेडोरिनम दे दो, ऐसे दवाइयों को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू। आज के सेशन को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं। गुड बाय, लव यू ऑल।